नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ये एक ऐसे विशालकाय देश की कहानी है जो शक्तिशाली तो है, लेकिन साथ ही कई उलझनों में फंसा हुआ भी है। देखिए, जीडीपी के हिसाब से तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर फिर भी ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो इसे अपनी पूरी ताकत दिखाने से रोक रही हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी, एक बहुत बड़ी युवा वर्कफोर्स। भारत में संभावनाओं की कोई कमी तो है नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ भारत ग्लोबल जीडीपी में 5वें स्थान पर है, जो कि वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो 180 देशों में इसका स्थान 93वां है। यही तुलना हमें दिखाती है कि विकास की राह में एक बहुत गहरी सिस्टम से जुड़ी चुनौती मौजूद है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के हार्डवेयर की, यानी इसके बुनियादी ढांचे की। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, ये सब किसी भी देश के विकास की धमनियों की तरह होती हैं। लेकिन भारत की इसी नींव में कुछ गहरी दरारें साफ नजर आती हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की रिपोर्ट को देखें तो भारत को 2025 तक बुनियादी ढांचे में करीब 111 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की जरूरत है। लेकिन असल में जो निवेश हो रहा है वो जरूरत से 30 से 40% कम है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो सीधे देश की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर रहा है। तो पैसे की इस कमी का नतीजा क्या होता है? प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी और लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट। इसे 2004 तक पूरा हो जाना था, लेकिन ये जाकर खत्म हुआ 2012 में। मतलब पूरे 8 साल की देरी। और लागत जो शुरू में 45,000 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर 81,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा हो गई। और लागत में इस तरह की बढ़ोतरी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का विश्लेषण बताता है कि करप्शन की वजह से ही प्रोजेक्ट्स का खर्च 20 से 30% तक बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर से भरोसे को भी खत्म कर देता है। चलिए अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, यानी भारत की विशाल आबादी, उसका कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा। आखिरकार किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति तो उसके लोग ही होते हैं ना, है ना? लेकिन यहां भी कुछ गंभीर चुनौतियां नजर आती हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने साक्षरता के मामले में जबरदस्त तरक्की की है। 1951 में साक्षरता दर सिर्फ 18.33% थी, जो 2021 तक बढ़कर 77.7% हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा की पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हुई है। लेकिन क्या सिर्फ संख्या ही सब कुछ है? और सच तो यह है कि बढ़ती साक्षरता के बावजूद शिक्षा की क्वालिटी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि गहराई से सोचने की बजाय रटने पर ज्यादा जोर देता है। इसका नतीजा एक स्किल गैप, यानी युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन इंडस्ट्री को जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए वो नहीं है। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जब हम भारत की तुलना जापान जैसे विकसित देश से करते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। भारत में शिशु मृत्यु दर 25.5 है, जबकि जापान में यह सिर्फ 1.6 है। इसी तरह भारत में औसत आयु लगभग 70 साल है, जबकि जापान में यह 85 साल से भी ज्यादा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बुनियादी स्वास्थ्य में हमें अभी लंबा सफर तय करना है। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य की नींव कमजोर होती है तो इसका सीधा असर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर दिखता है। स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट कुशल योजनाकारों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट स्किल्ड इंजीनियरों की कमी के कारण धीमा पड़ गया है। नतीजा ये है कि इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या अपनी जगह बनी हुई है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विश्लेषण पर। ये हैं प्रणालीगत समस्याएं, मतलब अर्थव्यवस्था के ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियां, जैसे कि नौकरशाही, भ्रष्टाचार और समाज में गहरी होती असमानता। इन समस्याओं को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा।
लाइसेंस राज, ये वो दौर था जब 1947 से 1991 के बीच भारत में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस और नियमों का एक बहुत ही जटिल जाल बिछा हुआ था। हालांकि 1991 के बाद बड़े आर्थिक सुधार हुए, लेकिन उस लाल फीताशाही और नौकरशाही की परछाई आज भी कई तरह के रुकावटों के रूप में मौजूद है। वैसे ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं से निपटने की कोशिश नहीं हुई। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल तक दशकों से भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक के बाद एक कई कानून बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कानून जमीनी हकीकत को बदलने में वाकई कामयाब हुए हैं? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है। 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। ये साफ दिखाता है कि कानून बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच एक बहुत गहरी खाई है, जो विकास की राह में एक लगातार बनी हुई बाधा है। एक और बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या है हमारे देश के अलग अलग राज्यों के बीच आर्थिक असमानता। जरा देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो दूसरी तरफ बिहार है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 6.5 लाख करोड़ की है। ये अंतर जमीन आसमान का है और दिखाता है कि विकास का फायदा पूरे देश में बराबर नहीं पहुंच रहा है। तो इन सभी बातों को मिलाकर क्या नतीजा निकलता है? यही कि भारत के विकास का रास्ता वाकई बहुत जटिल है। हमने जो 3 मुख्य चुनौतियां पहचानी हैं, बुनियादी ढांचे की कमी, मानव पूंजी का संकट और सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। असल में ये समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर शिक्षा, भ्रष्टाचार और असमानता, ये सभी मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र यानी विशेष साइकिल बनाते हैं जो भारत को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से बार बार रोकता है। यहाँ एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और उसे और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए भारत को इन गहरी और आपस में उलझी हुई चुनौतियों से पार पाने के लिए आखिर क्या बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे देश की भविष्य की दिशा तय करेगा।